आंसर राइटिंग की कब ज़रूरत पड़ती है आंसर राइटिंग की, अगर आपको वो जो एक टाइम फ्रेम होता है कि आपको 7 to 8 मिनट्स पर क्वेश्चन देने हैं, अगर उस टाइम फ्रेम में थोड़ा आपका गड़बड़ है तो येस, आंसर राइटिंग इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यूपीपी। अपना पूरा दिनचर्या जैसे मैं अपना डिवाइड करती थी, मैंने कभी आज तक शायद 12 घंटे नहीं पढ़ा होगा, मैंने मैक्सिमम शायद 6-5 ऐसे ही पढ़ा है, नहीं हुई यूपीएससी के लिए, तब मेरे को लगा ठीक है अब यूपीपीसीएस करते हैं। अदरवाइज़ हमेशा मेरा सपना है IFS बनने का। आपको जो भी आप बिग बिजनेसमैन होते हैं, स्मॉल MSMEs होते हैं, सब आप उनसे मीट करते हो एंड काफ़ी मुझे अच्छा लगा इस प्रोफाइल में। एंड मेरे को जो था वो रिएक्शन, आई क्राइड अ लिटिल, थोड़ा सा मेरे को एक होता है ना वो खुशी के आंसू जो होते हैं, वो पहली बार पता चले क्या होते हैं, ऑफिसर बन जाते हैं, एक वो जो रिकग्निशन मिलती है, दैट्स अमेजिंग। आई मीन यू नो, जैसे कहते हैं ना, एक इंग्लिश में बोलते हैं योर रेपुटेशन प्रीसीड्स यू, तो आप कहीं भी जाते हैं यू कैन यू नो आई कैन इंट्रोड्यूस माई सेल्फ एज असिस्टेंट कमिश्नर इंडस्ट्रीज, तो वो जो एक इम्पैक्ट पड़ता है, दैट्स अमेजिंग। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंटो। सो भी हमारे साथ है स्वीटी उपाध्याय मैम, जिनका असिस्टेंट कमिश्नर इंडस्ट्री के पोस्ट पर सिलेक्शन हुआ है यूपीपीसीएस के थ्रू। 2019 में मैम का सिलेक्शन हुआ था, तो मैम के अभी मैं ऑफिस में हूँ। तो आज हम जानते हैं कि मैम की स्ट्रेटजी क्या थी, कैसे उनकी जर्नी रही, जो भी बातें इस वीडियो में हम डिटेल में कवर करेंगे। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक करें एंड आपके जो भी क्वेरीज होते हैं आप हमें इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पर मैसेज कर सकते हैं। अपना एजुकेशन बैकग्राउंड बताइए। श्योर। सो मैंने अपना BCom ऑनर्स किया है, उसके बाद मैंने मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन किया है मार्केटिंग में, उसके बाद मैंने कंपनी में 2 साल काम किया, कॉर्पोरेट जॉब किया, एंड 2016-2017 में मैंने स्टार्ट किया प्रिपरेशन करना है इसके लिए, एंड फाइनली 2019 यूपीपीसीएस में आई सिक्योर्ड अ रैंक ऑफ 55 एंड अ पोस्ट ऑफ असिस्टेंट कमिश्नर इंडस्ट्रीज, जिसे कहते हैं सहायक आयुक्त उद्योग। ओके, सो मैम अगर बात की जाए जैसे यूपीएससी हो गया या फिर यूपीपीएससी, काफ़ी बड़े एग्जाम्स होते हैं, तो आपको कहाँ से लगा कि या फिर कहाँ से मोटिवेशन आया कि आपको यूपीएससी या फिर यूपीपीएससी की तैयारी करनी चाहिए? ओके, सो 2016-2017 में आई वॉज लिविंग अवे फ्रॉम माई होम, तो मेरे जो हाउस हेल्प्स थे एक्चुअली उनके साथ कुछ ऐसी दुर्घटनाएं हुई थी, जैसे डोमेस्टिक वायलेंस और बहुत सी ऐसी चीज़ें हुई थी जिसमें मैं काफ़ी दुखी हो गई थी। आई वेंट टू द पुलिस स्टेशन, मैंने अच्छा सा मुझे एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिला उनसे, जिसकी वजह से मैंने डिसाइड किया यू नो कि अब मैं कुछ ऐसा करना चाहती हूँ कि मैं उनकी हेल्प कर सकूँ, उन्हें जो भी वुमेन इन डिस्ट्रेस जिन्हें बोलते हैं, मैं उन्हें और सशक्त कर सकूँ, उन्हें और आगे बढ़ा सकूँ, उनको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट कर सकूँ, कुछ भी ऐसा करूँ जो उनकी हेल्प कर पाए। तो वो मेरे अंदर एक आग थी जिसने कह सकते हैं आपके, जिसकी वजह से मैंने ये पढ़ाई स्टार्ट की। ओके, सो मैम अपने एग्ज़ाम जर्नी के बारे में बताइए कि आपने कौन से एग्ज़ाम कब दिया, उसका क्या रिजल्ट रहा, फिर यूपीपीसीएस का ये जो एग्ज़ाम दिया। देखिए, यूपीएससी के मैं ऑलरेडी अटेम्प्ट्स दे चुकी हूँ। शुरू में थोड़ा मिसगाइडेंस हो गई थी मेरे साथ, जिसकी वजह से मैं नहीं कर पाई। आगे वीडियो शुरू करने से पहले आपके लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अनअकैडमी लेकर आया है यूपीएससी CSE कॉम्बैट CSAT स्पेशल कॉम्बैट, जो कि सुबह 11 बजे से 24 अप्रैल को होने वाला है, जिसमें टोटल 40 क्वेश्चंस होंगे जो को आपको 60 मिनट्स में करने होंगे, जहां पर आप जीत सकते हो 4 करोड़ तक के रिवॉर्ड्स। साथ ही ये जो क्वेश्चंस हैं वो टॉप एडुकेटर्स के द्वारा बनाए गए हैं। साथ ही आपको यहाँ पर गेमिफाइड तरीके से लाइव टेस्ट देने को मिलेगा। साथ ही आपको यहाँ पर आपकी रैंकिंग जानने को मिलेगी, यानी कि आपकी परफॉर्मेंस कैसी है। सो आई होप गाइज कि आप जरूर इस टेस्ट में अटेम्प्ट करोगे। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है और मेरा कोड जरूर यूज करें फ्री में एनरोल होने के लिए। साथ ही मैं आपको बता दूं कि अनअकैडमिक ऑल इंडिया प्रीलिम्स मॉक टेस्ट के बारे में, जो कि ऑफलाइन होने वाला है दिल्ली में, ओल्ड राजेंद्र नगर एंड मुखर्जी नगर में। सो गाइज, जो जीएस की टाइमिंग है वो 9:30 से 11:30 बजे होगी, जो CSAT की टाइमिंग है वो 12:30 बजे से 2:30 बजे के बीच में होगी। सो जो स्टूडेंट्स 2022 के लिए तैयारी कर रहे हैं वो डेफिनेटली ये एग्जाम्स में या ये जो मॉक टेस्ट है इसमें एनरोल कर सकते हैं, क्योंकि ये परफेक्ट इज देगा आपकी, अल्टीमेट इज देगा आपकी 2022 की प्रिपरेशन में। यहाँ पर आपको एक एक्सपीरियंस मिलेगा ऑफलाइन एग्जाम्स का, क्योंकि आप OMR सीट में एग्जाम दोगे। साथ ही जो क्वेश्चंस है वो टॉप एडुकेटर्स के द्वारा तैयार किए गए हैं। साथ ही यहाँ पर आपको रैंकिंग जानने को मिलेगी कि आपकी रैंकिंग कैसी चल रही है, और ये जो क्वेश्चंस तैयार किए गए हैं वो 2022 का जो एग्जाम है यूपीएससी का, उसी के पैटर्न में किए गए। सो गाइज, डेफिनेटली आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, एनरोल कर सकते हैं और मेरा कोड जरूर यूज करें स्टूडेंटो फ्री में एनरोल होने के लिए। अपना 4 अटेम्प्ट्स तक यूपीपीसीएस का, हाँ ये सेकेंड अटेम्प्ट था इन विच आई क्रैक्ड।
तो मैं ये बोलना चाहूँगी एस्पिरेंट्स को कि आप कोचिंग से भी ज़्यादा अपने सेल्फ स्टडी पे कंसंट्रेट करिए, बिकॉज सी अगर आपको सही मेंटरिंग मिल जाती है किसी से सही गाइडेंस बस अगर मिल जाती है, तो कंटेंट बहुत है, ऑनलाइन कंटेंट आपके पास यूट्यूब में भरा पड़ा है। आप उसको अगर स्ट्रैटेजाइज करिए, थोड़ा स्मार्ट स्टडी करिए, तो ऑटोमेटिकली आप एक पाथ पे आ सकते हो टुवर्ड्स द राइट गोल। तो ज़रूरी नहीं है कि कोचिंग करी जाए और पैसे खर्च करे जाएँ इतना। आप ऑटोमेटिकली अपने सेल्फ स्टडी से भी उस गोल को आप अचीव कर सकते हो। राइट मैम, ओके। सो बात की जाए जैसे कि आप पढ़ते पढ़ते काफ़ी टाइम हो गया आपको तैयारी करते हुए, तो मैम जैसे कि आपने बताया था कि अभी आप यूपीपीसीएस के अलावा यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, यूपीपीसीएस तो हो गया आपका, तो मैम अभी आप जैसे ऑफिस का काम करते हो, तो ऑफिस के काम के साथ यूपीपीसीएस या यूपीएससी की तैयारी कर पा रहे हो? हाँ, मैं कर पा रही हूँ। फॉर्चुनेटली ये बहुत ज़्यादा हेक्टिक जॉब तो नहीं है, इट्स अ 10 to 5 जॉब। उसके अलावा मैं कोशिश करती हूँ कि सुबह 2 घंटे जैसे दे दिए मैंने, एंड शाम को मैंने 4 to 5 आवर्स दे दिए, इसके साथ मैं कर सकती हूँ। हाँ, हेक्टिक हो जाता है, बट अगर आपने ठान लिया, आप जो भी वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं स्पेशली मैं उनको बोलना चाहूँगी, अगर आपने ठान लिया, आप कोशिश करिए जहाँ भी एक घंटा जहाँ से भी आप निकाल सकते हो। आप लंच टाइम में निकाल सकते हो कंपनी में रहते हुए, आप सुबह निकाल सकते हो अर्ली मॉर्निंग उठ के, आप रात में निकाल सकते हो। तो अगर आपने 5 to 6 आवर्स भी कंसिस्टेंटली दे दिए इस चीज़ में, देन नथिंग कैन स्टॉप यू। ओके, सो अभी आपने बताया था कि आपने यूपीएससी के भी एग्ज़ाम दिए और यूपीपीसीएस में आपका सिलेक्शन हो गया, तो मैम स्ट्रेटजी बताइए कि मैम आपने स्ट्रेटजी कैसे बनाई थी, स्टार्टिंग में कैसे बुक्स और मटेरियल को कलेक्ट किया, देन आपने जैसे बताया कि आपको मिसगाइड हो गए थे, तो इसके चलते आपका सिलेक्शन यूपीएससी में नहीं हुआ। तो मैम यूपीपीसीएस के बारे में बताइए कि यूपीपीसीएस के लिए आपने खासतौर पर क्या स्ट्रेटजी फॉलो करी अलॉन्ग विथ यूपीएससी? देखिए, यूपीपीसीएस के लिए डिपेंड करता है। आप प्रीलिम्स के बारे में पूछना चाहते हैं? हाँ मैम, प्रीलिम्स मेंस तीनों को बताइए। देखिए, प्रीलिम्स के लिए चाहे यूपीपीसीएस हो चाहे यूपीएससी हो, आप लोग को बस एक बात ध्यान में रखनी है, आप लोग को स्टैटिक ज़्यादा फोकस करना है, बिकॉज करंट ऐसा होता है कि वो डायनामिक चीज़ है, आए ना आए, बट स्टैटिक ऐसी चीज़ है, अगर आपने लक्ष्मीकांत, स्पेक्ट्रम, श्रीराम्स इकोनॉमिक्स अगर आपकी बाय हार्ट आपको रटी हुई है, आपको वो कहते हैं ना तटस्थ है, तो आपको कोई रोक नहीं सकता किसी भी एग्जाम को निकालने के लिए। बाकी करंट के लिए तो अगर आप लास्ट के 1-2 महीने जो होते हैं उसमें कितनी सारी कोचिंग्स हैं जो ऑनलाइन वीडियोज़ रिलीज़ करती हैं, स्पेशली यूपीपीसीएस के लिए मैं बताना चाहूँगी, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज बहुत सारी 3-3 घंटे की वीडियोज़ रिलीज़ करती है, जिसको आप करके ऑटोमेटिकली यू कैन क्रैक एटलीस्ट द करंट अफेयर्स पोर्शन, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एंड स्टैटिक मैं ये चाहूँगी कि अगर आप 2023 का देना चाह रहे हैं अटेम्प्ट, तो स्टैटिक अपना बिल्कुल उसको अच्छे से आप करिए अभी से। ओके, और मेंस के लिए बताइए मैम, मेंस के लिए क्या करते थे आप, कौन सी बुक्स फॉलो करते थे और आंसर राइटिंग वगैरह कैसे करते थे? मेंस के लिए देखिए, आंसर राइटिंग कब ज़रूरत पड़ती है आंसर राइटिंग की, अगर आपको वो जो एक टाइम फ्रेम होता है कि आपको 7 to 8 मिनट्स पर क्वेश्चन देने हैं, अगर उस टाइम फ्रेम में थोड़ा आपका गड़बड़ है, तो येस, आंसर राइटिंग इज़ इंपॉर्टेंट फॉर यूपीपीसीएस। आप एग्जाम से जस्ट 1 महीने पहले आप लगा लीजिए, हर GS1 के आप 2 पेपर्स लगा लीजिए, GS2, GS3, GS4 ऐसे आप करके लगा लीजिए। अगर बुक सोर्स की बात करना चाहें तो मैं अरिहंत मैंने किया था। अरिहंत एक सेट ऑफ 4 बुक्स आती हैं, GS 1, 2, 3, 4, एंड आप चाहेंगे मैं डिटेल में स्ट्रैटेजी बताऊँ अपनी? हाँ, थोड़ा सा बता दीजिए। ओके, सी इसमें क्या है, यूपीपीसीएस में स्पेशली सिलेबस दिया हुआ है, राइट? पूरा सिलेबस के अकॉर्डिंग चलिए। तो जैसे फॉर एग्जांपल GS3 में दिया हुआ है डिज़ास्टर मैनेजमेंट, तो मैं क्या करती थी, जैसे आपका ये A4 साइज शीट आप देख रहे हैं, इसको मैं 4 पार्ट्स में डिवाइड करती थी। मैंने डिज़ास्टर मैनेजमेंट की एक छोटा सा बनाया हुआ था, उसी को आप रिवाइज़ करिए 1 दिन पहले, बिकॉज आपके पास 1, 2 आपका 1 दिन में होता है, 3, 4 नेक्स्ट डे होता है, आपके पास इतना टाइम नहीं होता है कि आप इतना रिवाइज़ कर पाएँ। तो जितना हो सके सिलेबस वाइज, टॉपिक वाइज आप 1 की एक फाइल बनाइए, उसमें आप छोटे छोटे स्निपेट्स रखिए जिसको आप बार बार रिवाइज कर सके, बिकॉज सी ये एग्जाम इट्स ऑल अबाउट अ मेंटल गेम। आप कितना ही पढ़ लीजिए, पढ़ते तो सभी हैं देखिए, बट जितना आप रिटेन कर सकते हैं उस 3 घंटे में जब एग्जाम हॉल में आप बैठे हो, और जितना वो दिमाग में आपके आएंगी चीज़ें वही ऑटोमेटिकली पेन डाउन होगा, राइट? तो आप रिविजन के लिए सफिशेंट मटीरियल तैयार करिए अभी से, एंड जितना हो सके जो भी आप पढ़ रहे हैं, मैं ये कहूँगी अपने ही वर्ड्स में लिखिए उसे, अपने ही शब्दों में उसे लिखने की कोशिश करिए, जिससे आप उसे अच्छी तरह कर पाएँ। ओके, सो मैम जैसे कि कहा जाता है जो यूपीपीसीएस है वो कहीं ना कहीं यूपीएससी के सिलेबस या फिर पैटर्न को फॉलो करता है, तो आपको क्या लगता है कि कितना हद तक ये बात सही है? सी यूपीएससी और यूपीपीसीएस में दोनों में एक तो कंपटीशन काफ़ी एक सा ही हो गया है। जो लोग यूपीएससी देते हैं वो यूपीपीसीएस भी देते हैं आज के टाइम में।
दोनों का ही सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है। जैसे मेरा ऑप्शनल फिलोसफी है, तो बहुत ही 2-3 टॉपिक्स ही हैं जो नहीं है यूपीपीसीएस में, बाकी तो सब हैं। तो इनफैक्ट ये दिस इज़ अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी आई वुड से फॉर एस्पिरेंट्स कि आप दोनों की तैयारी को अलाइन करिए एंड अपने, जैसे मैंने बताया, आप एक के लिए कर रहे हो ऑटोमेटिकली दूसरे के लिए तैयारी। हाँ, थोड़ा सा मैं कहना चाहूँगी कि प्रीलिम्स में थोड़ा सा डिफरेंस है, बिकॉज अभी भी यूपीपीसीएस थोड़ा सा डेटा ड्रिवन है, तो बहुत ज़्यादा ऐसे फैक्ट्स आएंगे जो कभी यूपीएससी नहीं पूछेगा। तो हाँ, उस चीज़ के लिए अगर आप 15 डेज भी दे देते हैं यूपीपीसीएस से पहले, दैट इज़ ऑल्सो सफिशिएंट। तो थोड़ा सा वो प्रीलिम्स में डिफरेंस है, अदरवाइज मीन्स की ओवरऑल आपका जो प्रिपरेशन है वो आप अलाइन कर सकते हैं एंड यस आप दोनों दे सकते हैं। ओके, और ऑप्शनल और मीडियम क्या रहा मैम आपका? मेरा इंग्लिश रहा है थ्रू आउट। ओके, ऑप्शनल क्या? ऑप्शनल मेरा फिलोसफी था, दर्शन शास्त्र एंड उसकी स्ट्रैटेजी। हाँ जी मैम, दर्शन शास्त्र कितना हेल्पफुल रहा कहा जाए तो आपकी सफलता में? मैं कहना चाहूँगी, एक्चुअली मैंने पहले ज्योग्राफी फिलोसफी लिया था, ज्योग्राफी ऑप्शन लिया था, सॉरी। ज्योग्राफी में मेरे नहीं आ पाए थे जब मैंने पहला अटेम्प्ट दिया था, तो इसलिए मैंने अपना ऑप्शनल चेंज किया। जब मैंने ऑप्शनल चुनते हुए आप लोग को ध्यान रखना है कि वो ऑप्शनल इट शुड इंटरेस्ट यू। आपको अंदर से एक प्रेरणा आनी चाहिए कि आप बार बार उसके बारे में पढ़ें, बिकॉज दिस ऑप्शनल इज गोइंग टू, अगर आपने अभी भी तैयारी शुरू किया, दिस ऑप्शनल इज गोइंग टू स्टे विद यू फॉर अनदर 4-5 ईयर्स, आपके पास ये रहने वाला है। तो एक इंटरेस्ट आना चाहिए इंसान को, ठीक है। मेरे को फिलोसफी में बहुत इंटरेस्ट आया, तो इसलिए मैंने वो पढ़ना स्टार्ट किया एंड मेरे मार्क्स जो मेंस में थे, मेरे को लगता है सिर्फ फिलोसफी एंड इंटरव्यू, इन दोनों की वजह से ही मेरी 55 रैंक आ पाई। बिकॉज GS 1, 2, 3, 4 में आप कितनी भी मेहनत कर लीजिए, आप थोड़ा डेटा कर लीजिए, थोड़ा डायग्राम्स बना के आ जाइए, बट ओवरऑल आपका एसे एंड ऑप्शनल एंड जो मतलब ये मेन चीज़ें होती हैं, यही आपको हेल्प करेंगे। ओके, सो बात की जाए टाइम टेबल की आपकी, तो आप क्या टाइम टेबल फॉलो करते थे डेली? मतलब कितने घंटे पढ़ते थे और किस तरीके से स्लॉट बना रखा था, सब्जेक्ट वाइज या फिर जो भी है? आप अपना पूरा दिनचर्या, जैसे मैं अपना डिवाइड करती थी, मैंने कभी आज तक शायद 12 घंटे नहीं पढ़ा होगा, मैंने मैक्सिमम शायद 6-5 ऐसे ही पढ़ा है। तो अब मैं क्या करती थी, 3 पार्ट्स में डिवाइड करती थी अपना। पहले 2 घंटे में आप स्टैटिक कर सकते हैं, या 3 घंटे में आप स्टैटिक निपटाइए अपना। आप स्टैटिक में 2 सब्जेक्ट्स भी ले सकते हो साथ में, डिपेंडिंग ऑन योर कैपेसिटी एंड योर इंटरेस्ट, जितना वो कर पा रहे हो आप। सेकेंड पार्ट में 2 घंटे में आप न्यूज़पेपर रीडिंग करिए। आप जैसे मैं विजन मंथली मैगजीन करती थी करंट अफेयर्स के लिए, एंड लास्ट के 2 घंटे में आप हमेशा कोशिश करिए उस एग्ज़ाम मोड में आने की। वो सिमुलेशन बहुत ज़रूरी है, राइट। सो आप बैठिए, आप, मैं ये नहीं कहूँगी कि पूरे 2 घंटे का पेपर लगाइए, बट एटलीस्ट 50 क्वेश्चंस, 30 क्वेश्चंस, जितना हो सके आप एक टाइम बाउंड मैनर पे अपना स्टॉप वॉच लगाइए एंड उस चीज़ को करिए। एंड उसके बाद मेक श्योर कि आप उसके सोल्यूशन भी देखें एंड आप जो भी लर्निंग है उस पर्टिकुलर टेस्ट की, आप उसे इंटीग्रेट करिए अपने नोट्स में। बिकॉज हम लोग क्या करते हैं, हम टेस्ट करते हैं और फिर वो साइड में रखी रह जाती है एंड हमारा जो मेमोरी स्पैन है वो इतना ज़्यादा नहीं हो पाता एंड 10-15 डेज़ में हम भूल जाते हैं उस चीज़ को। तो आप उसे इंटीग्रेट ज़रूर करिए एंड बार बार उसको रिवाइज करने की कोशिश करिए। ओके, सो मैम मॉक जो टेस्ट होते हैं, चाहे प्रीलिम्स की बात करें या फिर मेंस की, तो वो कितने हेल्पफुल लगते हैं आपको यूपीपीसीएस की जर्नी में? मॉक टेस्ट जो होते हैं बहुत, वही मैं आपको बता रही हूँ कि जितना हो सके, और हाँ, मॉक टेस्ट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैं बोलूँगी एस्पिरेंट्स को कि 10 ईयर्स के करिए। अभी आजकल भी जैसे मैं यूपीएससी इस बार देने वाली हूँ, जितना हो सके आप प्रीवियस ईयर्स करिए। जैसे कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं इकोनॉमी, जो करंट अफेयर्स थोड़े ओरिएंटेड है, इन्वायरमेंट है, आप उसके भले 10 ईयर्स सिर्फ करिए, 2013 से पकड़ लीजिए। बट जैसे पॉलिटी है, अब वो पॉलिटी लक्ष्मीकांत कभी चेंज तो होने नहीं वाली है ना। मेरे पास आज भी शायद 7th एडिशन पड़ी हुई है, तो आप उसको करिए, आप उसके 25 ईयर्स तक लगाइए, है ना। क्योंकि क्या होता है, 25 ईयर्स 10 ईयर्स करने के बाद आपको एक यूपीएससी की और यूपीपीसीएस की एक पर्टिकुलर टर्मिनोलॉजी होती है, आप उससे फेमिलियर हो जाते हो, आपको आदत हो जाती है उस चीज़ को बार बार जब आप पढ़ते हो कि हाँ ये कहना चाह रहा है इस क्वेश्चन में। तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि 10 ईयर्स इट्स वेरी क्रूशल इस प्रेपरेशन में। मॉक्स से ज़्यादा क्रूशल है। हाँ, लास्ट के जो 1-2 महीने हैं आप उसमें मॉक्स लगा लीजिए, जो फुल लेंथ टेस्ट आते हैं, फोरम आइस वगैरह के आते हैं फुल लेंथ टेस्ट, आप वो लगा सकते हैं। बाकी 10 ईयर्स इज़ अनडाउटेडली मच मोर इम्पॉर्टेंट दैन मॉक्स। ओके, सो मैम जैसे मेंस आपने बताया, तो आंसर राइटिंग आप कितने घंटे करते थे, या फिर कितना टाइम देना चाहिए एस्पिरेंट को आंसर राइटिंग के लिए? आंसर राइटिंग में अगेन सी जैसे फिलोसफी ऑप्शन के लिए तो मैंने प्रीवियस 10 ईयर्स पकड़ लिए थे, उसी के मैंने आंसर राइटिंग करे। एंड बाकी GS 1, 2, 3, 4 के आप विजन के कर सकते हैं, प्रीवियस जो भी उनके मतलब जैसे आज तक जितने भी क्वेश्चन हो उनके वेबसाइट पे भी अवेलेबल है। एंड आप जैसे अगर आप किसी कोचिंग को ज्वाइन कर रखा है, इफ़ यू कैन डू दैट वेरी वेल, बट आप नहीं भी कर सकते हैं तो मैं जैसे अपने आप
को ही अपने आंसर को एनालाइज करती थी। फॉर एग्जांपल कुछ भी आया GS2 में, अगर कोई क्वेश्चन है तो आपने जैसे उसको पढ़ा, आपका इंट्रोडक्शन सही है नहीं, बॉडी है, कंक्लूजन है, क्या बॉडी में आपके मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स आप कवर कर पा रहे हो नहीं। तो जैसे अगर कोई टॉपिक है तो उसका आपको पेस्टल एनालिसिस आप करिए उसका, है ना, जितने हो सकता है आप उसको ब्रॉड, जितने आप डायमेंशंस देंगे ना। जब कोई पेपर चेक करता है उसे क्या चाहिए कि इस बंदे में या इस बंदी में क्या वो हुनर है कि वो एक चीज़ के रिमोट से रिमोट डायमेंशंस निकाल सके। सो दैट्स ऑल। आपको हर क्वेश्चन पे, बिकॉज बेसिक चीज़ें तो सब समझ सकते हैं जो वो क्वेश्चन पूछ रहा है, बट आपको थोड़े से अगर आप और डायमेंशंस लेके आएंगे, जैसे फॉर एग्जांपल कंक्लूजन में आपने एक एथिकल डायमेंशन लेके आए, है ना, कि क्या ये ह्यूमन पर्सपेक्टिव इसमें कैसा है, आप जितने हो सकता है पेस्टल एनालिसिस आपने किया। तो यही मैं बोलूँगी कि जितना हो सके डायमेंशंस के साथ आप आंसर लिखने की कोशिश करिए, खुद उसको असेस करिए, खुद देखिए कि आप कहाँ और बेटर कर सकते थे उसी आंसर को। एंड आई थिंक सेल्फ असेसमेंट इज़ द बेस्ट फॉर्म ऑफ असेसमेंट, दैट्स व्हाट आई यूज्ड टू डू। राइट मैम, सॉरी। ओके, सो मैम बात की जाए जैसे कि आप टेस्ट वगैरह लगाते हो, तो जब मैम स्कोर देखते हो अच्छा आ रहा है, तो मैम उस टाइम पे किस तरीके से अपने आप को मोटिवेट करते हो, फिर ग्रूमिंग अप करते हो? दोनों ही चीज़ें हैं। अगर आपके मॉक टेस्ट में जो भी ये विजन के रिलीज़ करते हैं, अराउंड 36 टेस्ट रिलीज़ करते हैं, अगर उसमें आपके कम आ रहे हैं, डू नॉट गेट डिसहार्टन्ड, क्योंकि वो बिल्कुल भी आपकी कैपेसिटी को असेस नहीं कर सकते जिस हिसाब से UPSC और ये सिविल सर्विस लाइक एग्जाम्स करते हैं। तो इसलिए आप डिसहार्टन मत होइए, आप सीखिए कि उससे आपकी क्या गलतियाँ हो रही हैं। अगर आपकी जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने देखा आपकी स्टैटिक में गलती हो रही है, आपकी पॉलिटी के कुछ आपकी टर्मिनोलॉजी है जो आपको समझने में दिक्कत हो रही है, तो आप जाइए वापस उस स्टैटिक को फिर से रिवाइज करिए। करंट अफेयर में आपकी गलतियाँ हो रही हैं, दैट मीन्स आपके रिवीजन में प्रॉब्लम है अगेन, तो आप फिर से उसको रिवाइज करिए। तो ये बस टेस्ट ये है कि आपको आप गलतियाँ कहाँ कर रहे हो उस चीज़ को पिन पॉइंट करने में हेल्प करती हैं। कम मार्क्स आ रहे हैं, डू नॉट गेट डिसहार्टन्ड, ज़्यादा मार्क्स आ रहे हैं, डू नॉट गेट ओवर कॉन्फिडेंट। सो आपको कहीं बीच में रहना है और कंटिन्यूस एफर्ट्स डालना है। ओके, सो मैम UPPCS है, तो उसको लेकर स्टूडेंट कंफ्यूज में रहते हैं कि वो एक्चुअल में कौन सी बुक फॉलो करें, प्रीलिम्स की बात या फिर मेंस की हो। तो मैम बुक्स बताइए, और या फिर जो भी स्टडी सोर्सेज हैं उनको फॉलो करके वो अपनी प्रिपरेशन को अच्छा कर सकते हैं। देखिए पॉलिटी में तो आप सबको ही पता है लक्ष्मीकांत है, उसके बाद मॉडर्न में स्पेक्ट्रम है, फाइन आर्ट्स मैंने किया था कल्चर के लिए, कल्चर एंड एंशिएंट अगर दोनों को हम कंबाइन करें तो मैंने फाइन आर्ट्स किया था, नितिन सिंघानिया किया था। इट्स अ वेरी बल्कि बुक, आपको पूरा करने की ज़रूरत नहीं है, सिलेक्टेड चैप्टर्स हैं उसमें। एंड तमिलनाडु की 11th क्लास की एंशिएंट है, आप उसे भी कर सकते हैं। इट्स नॉट मैंडेटरी बट अगेन क्योंकि कल्चर बहुत डाइवर्स हो चुका है, अब कल्चर से बहुत अलग अलग क्वेश्चंस आते हैं, तो इसीलिए मैंने किया था उसे। देन ज्योग्राफी अगेन 11th एंड 12th की टोटल 4 NCERTs हैं। एंड इकोनॉमी मैंने श्री राम से किया है, इट्स एन अमेजिंग बुक, मैं सबको सजेस्ट करूँगी, श्री राम इज़ द बेस्ट सोर्स। एंड उसके अलावा इकोलॉजी मैंने अलग से तो नहीं किया था कोई बुक, मैंने जो भी जैसे विजन की मैं मंथली मैगजीन करती थी उसमें से मैं टॉपिक्स ले लेती थी, एंड जो भी उससे कनेक्टेड स्टैटिक पोर्शन होता था मैं उसको नेट से सर्च करके पढ़ लेती थी। सो आई गेस मैं कुछ आई होप मैं छोड़ तो नहीं रही हूँ। या दैट्स ऑल। करंट अफेयर्स में मैंने बताया, आई स्टक टू हिंदू, द हिंदू न्यूज़पेपर, उसमें से मैं नोट्स बनाती थी। जो भी उसमें से जैसे आप कोई बिल आया है उसके प्रोविजंस उसमें मेंशन है, तो आप फॉर एग्जांपल अगर GS2 का बिल आया है तो आप GS2 की फाइल में उसको डालिए, आप नोट्स ज़रूर बनाइए न्यूज़पेपर से, राइट। एंड उसके अलावा जो विजन मंथली मैगजीन होती थी उसके से भी मैं अपने नोट्स बना लेती थी। एंड UPPCS के लिए हाँ एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है, मैं बोलना चाहूँगी एस्पिरेंट्स को, प्लीज़ हिंदी को अंडर एस्टिमेट मत करिए, दैट कैन प्ले a very crucial role in your in your attainment of your rank। तो आप हिंदी में प्रीवियस ईयर्स करिए, आप हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं। बाकी क्या बचा, ऐसे का तो ये है जो एडिटोरियल्स होते हैं न्यूज़पेपर के, आप कोशिश करिए कि जितना हो सके उसे पढ़िए, बिकॉज एक वो जो राइटिंग का फ्लेयर होता है ना, जैसे हर ऐसे में कुछ आपको कंक्लूजन लिखना ही है, कुछ आपको इंट्रोडक्शन लिखना ही है, तो एक वो जो एक पर्टिकुलर कोट्स होते हैं, कोई एक स्टोरी से आप स्टार्ट करना चाहते हो, एनेक्डोट जिसे बोलते हैं, तो ये सब न्यूज़पेपर से बहुत अच्छी तरीके से आता है। तो आप एडिटोरियल्स पे ध्यान दीजिए उस चीज़ के लिए, ऐसे के लिए। एंड ऐसे एक जैसे बीच में जो पैराग्राफ्स होते हैं वो ऑफ कोर्स ही सबको ही पता होगा कि कनेक्टिंग लिंक्स होने चाहिए, एक साइलोज में नहीं लगने चाहिए पैराग्राफ्स, ठीक है। एंड और बताइए आपको क्या जानना है। आई थिंक आई हैव कवर्ड इट ऑल। ओके, सो मैम जो इंटरव्यू है, इंटरव्यू के लिए आपने कुछ अलग से प्रिपरेशन वगैरह किया था? इंटरव्यू के लिए मैं बोलना चाहूँगी बिल्कुल भी अलग से प्रिपरेशन करने की ज़रूरत नहीं है। जो बेसिक उत्तर प्रदेश के आपको ऐसे लगता है जो फैक्ट्स हैं, अगर आप UPSC के लिए जा रहे हो, ऑफ कोर्स अगर आपको ऐसा लगता है कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जो आपको जानने चाहिए, तो आप UP की बुक पढ़ सकते हैं। बाकी जो आपने ऑलरेडी अभी तक ज्ञान अर्जित किया है वो बहुत काम आने वाला है। वो बिल्कुल भी आपका फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो आपका ज्ञान चेक ही नहीं करने वाले हैं, ठीक है। वो आपका कोई नॉलेज चेकिंग एक्सरसाइज नहीं होती
इंटरव्यू स्टेज, आपका देखते हैं कि आपके क्या एक ओवरऑल आपका एटीट्यूड क्या है चीज़ों को लेके। तो अगर आप पॉजिटिव एटीट्यूड दिखाएंगे, फॉर एग्जांपल मेरे से पूछा गया था कि इस पर्टिकुलर कोई वेस्ट मैनेजमेंट स्कीम है, आप कैसे उसको करेंगे, उसको कैसे आप इम्प्लीमेंट करेंगे ऑन द ग्राउंड। तो अगर मैं उसमें थ्योरेटिकल आंसर्स देने लगती तो आई थिंक इतना अच्छा इम्पैक्ट नहीं पड़ता। बट आप जितना हो सके उसे प्रैक्टिकल आंसर्स दीजिए कि हम SHGs की हेल्प लेंगे, और अर्बन एरियाज़ में हम जो वेलफेयर एसोसिएशंस हैं उनकी हेल्प ले सकते हैं। आप कोशिश करिए, आप प्रैक्टिकल अप्रोच दीजिए, आप हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड लाइए। हम बिल्कुल ये वाला एटीट्यूड नहीं लेके जाना है कि अरे क्या करें, सब कुछ ऐसे ऐसा सिस्टम ही ऐसा है, बिल्कुल ये वाला एटीट्यूड मत रखिए। कीप अ कॉन्स्टेंट स्माइल ऑन योर फेस, बी वेरी हम्बल, एंड बस एक ऐसा अप्रोच रखिए जो कि एक सिविल सर्वेंट का होना चाहिए। ओके। सो मैम, अगर बात की जाए जैसे कि हर किसी के कोई ना कोई स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट होते हैं, फिर स्ट्रॉन्गेस्ट एरिया उसे होते हैं प्रिपरेशन में, तो मैम आपके क्या रहे? स्ट्रॉन्गेस्ट एरियाज लाइक सब्जेक्ट वाइज, राइट? आई लव फिलोसफी। मुझे आज भी वो पढ़ना बहुत पसंद है, एंड आई थिंक आई विल कंटिन्यू रीडिंग इट इवन आफ्टर इफ टच वुड इफ आई क्वालिफाई UPSC। सो मुझे फिलोसफी बहुत अच्छा लगा। मेरा ऐसे भी मेरे का अच्छे मार्क्स मिले थे, एंड इंटरव्यू में भी इंटरव्यू काफ़ी अच्छा गया था। आई सिक्योर्ड अराउंड 73 एंड हाईएस्ट शायद 74-75 गया था। तो ये कुछ स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स थे मेरे। एंड GS1 में आई वॉजंट दैट गुड, GS2 में तब भी ठीक थी। एथिक्स अगेन आई वुड से आपको उन चीज़ों पे फोकस करना है जहाँ आप एज एन इंडिविजुअल एक डिफरेंट आंसर लिख सको, थोड़ा ऑर्गेनिक हो वो, है ना। तो GS4 जैसे एथिक्स होता है, ठीक है, तो अब आपको उसमें आप आराम से क्या कर सकते हैं, आप अपनी लाइफ से एग्जाम्पल्स लिख सकते हैं, आप अपने जो आपके फेवरेट लीडर्स हैं आप उनकी लाइफ से एग्जाम्पल्स लिख सकते हैं। तो ये है ऐसा पोर्शन जहाँ आप डिफरेंस ला सकते हो। अदरवाइज GS2 में भाई ये सबको पता है सिटीजन चार्टर में क्या लिखना है, GS1 में अगेन ज्योग्राफी हिस्ट्री, तो ये बहुत ही वैसा हो जाता है। बट जहाँ जहाँ आप इंडिविजुअलिटी ला सकते हो, मेरे ख्याल से वहाँ मार्क्स स्कोर कर सकते हो। तो मेक श्योर दैट यू मेक दोज एरियाज योर स्ट्रेंथ। ओके। सो मैम, अगर बात की जाए जैसे बहुत सारे कैंडिडेट्स होते हैं जो कि कोई किसी सीनियर ऑफिसर को या फिर किसी को फॉलो करते हैं, फिर किसी की गाइडेंस लेते हैं, तो मैम आपकी प्रिपरेशन में इस तरीके के किसी सीनियर या फिर किसी ऑफिसर का गाइडेंस रहा है तो वो कितना हेल्पफुल रहा है? यस, मेरा गाइडेंस मेरे लिए रहे हैं। एक राउज आइज के सर हैं, एंड एक सूरज थे, ही इज़ एन IRS राइट नाउ। उनका बहुत ज़्यादा रहा है, बट एज सच मैंने मतलब ठीक है, उन्होंने दे गाइडेड मी विद रिस्पेक्ट टू सर्टन सब्जेक्ट्स, उन्होंने कुछ सब्जेक्ट्स में मुझे गाइड किया है। बट मोटिवेशन आपको हमेशा आपके अंदर से ही आनी चाहिए, बिकॉज क्या होता है जब भी एक्सटर्नल मोटिवेशन होती है ना, तो वो लॉन्ग लिव्ड नहीं होती, वो शॉर्ट लिव्ड होती है बहुत। मोटिवेशन जब तक अंदर से नहीं आएगी तब तक, क्योंकि ये जर्नी आप इफ़ यू आर फॉर्चुनेट हो सकता है 1-2 साल में हो जाए, अदरवाइज़ ये मिनिमम 3-4 ईयर्स तो आपको लगेंगे ही राइट फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द प्रिपरेशन। तो कोशिश करिए जो मोटिवेशन हो वो अंदरूनी हो, एंड वो आपके अंदर आ पाए। वो हर तीसरे-चौथे दिन जब भी आप डीमोटिवेटेड फील करो, तो आप याद करिए कि आपने प्रिपरेशन क्यों स्टार्ट की थी, एंड दैट इज़ व्हाट विल गिव यू दैट किक। एंड एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगी कि आप बहुत ज़्यादा दो ही चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा आप उस पर वो ऑब्सेस्ड मत हो जाइए इस प्रिपरेशन में। आप कंसिस्टेंट रहिए, हार्डवर्क रखिए, एंड क्योंकि मैंने देखा है बहुत एस्पिरेंट्स परेशान हो जाते हैं कि मेरे पास रोज़ DMs आते हैं इंस्टाग्राम पे कि क्या करें, हम फैमिली साथ नहीं दे रही है। तो कोशिश करिए कि आप सराउंड करिए अपने से ऐसे लोगों को जो आपको मदद कर रहे हैं इस चीज़ में, जो आपके अंदर पॉजिटिविटी भर रहे हैं कि नहीं यू कैन डू इट। सो आई थिंक दैट पॉजिटिव एटमोसफियर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक मोटिवेशन रहता है ना। सो आई थिंक विद दोज एलिमेंट्स यू कैन ईजिली क्रैक दिस एग्जाम। मैम, सो प्रिपरेशन के दौरान कुछ ऐसी बातें होंगी या फिर टिप्स होंगे, कुछ पॉइंट्स होंगे जो कि आपने अपनी जर्नी के दौरान गेन किए होंगे मैम, तो उनके बारे में बताइए जो हर स्टूडेंट्स को फॉलो करनी चाहिए अपनी सफलता के लिए। सबसे पहले तो अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान रखिए, क्योंकि अगर हेल्दी माइंड रिसाइड्स इन अ हेल्दी बॉडी। अपने हेल्थ का ध्यान रखिए, एक्सरसाइज, गुड फूड, लाइक आई सेड सराउंड योर सेल्फ विद गुड पीपल, ठीक है। पॉजिटिव माइंडसेट के साथ रोज़ स्टार्ट करिए। एंड ये जो आपका टाइम है, ये ऐसा टाइम है कि आप पूरी तरह जैसे एक डायमंड मज के बनता है ना, तो दिस इज़ द टाइम वे यू आर अंडरगोइंग कॉन्स्टेंट ग्रिलिंग, है ना। आपको लगेगा कि यार ये क्या है, ये जल्दी से बस कमाना शुरू करें, जल्दी से ऑफिसर बने, बट यही वो टाइम है जो एक आप नॉलेज अर्जित कर रहे हैं। तो ये बहुत ही एन्जॉय दिस फेज़, मैं ये बोलना चाहूँगी कि आप इस फेज़ को एन्जॉय करिए, बिकॉज जो आपके साथ हो रहा है, आप प्रिविलेज्ड हो, आप एक टॉप 5% में आ रहे हो, जिसको पढ़ने का टाइम मिल रहा है, जिसको कितने लोगों को शायद रूम तक नहीं मिलता है पढ़ने के लिए, जितने हम गरीब
गरीब लोगों को देखते हैं, वो बेचारों के पास रूम तक नहीं होता है। आपके पास अगर रूम है, आपके पास सफिशिएंट फाइनेंसेस है, सो कंसिडर योरसेल्फ वेरी प्रिविलेज्ड। एंड इस थॉट के साथ कि हाँ मेरे को ये अपॉर्चुनिटी मिली है, उस चीज़ के साथ आप स्टार्ट करिए। तो आई एम श्योर उस कंसिस्टेंसी के साथ आप आगे बढ़िए एंड गुड थिंग्स विल हैपन सून। ओके, सो मैम अभी हमने जैसे कि बात किया था स्टार्टिंग में, आप यूपीएससी के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हो, तो मैम आप इतने हैक्टिक शेड्यूल में मैम क्या लगता है कि आपको इतनी मेहनत करते हुए भी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, ऐसा क्या मोटिवेशन है मैम कि इतने बिजी शेड्यूल में भी अभी आप यूपीएससी के लिए तैयारी कर रहे हो? मुझे यूपीएससी के लिए तो खैर हमेशा से करना था। यूपीपीसीएस जब मेरा पहले 3-4 अटेम्प्ट्स नहीं हुए यूपीएससी के लिए, तब मेरे को लगा ठीक है अब यूपीपीसीएस करते हैं। अदरवाइज़ हमेशा मेरे को मेरा सपना है आईएफएस बनने का, फॉरेन सर्विसेज में जाने का। सो लेट्स सी, अभी मेरे को एक अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करने का बहुत ज़्यादा अंदर से मन है। सो लेट्स सी इफ़ आई गेट थ्रू दिस टाइम। ओके, सो मैम जैसे कि अभी आपने मेंटल हेल्थ को लेकर बात करी या फिर वुमेंस को लेकर बात करी, तो मैम हेल्थ कितनी इंपॉर्टेंट लगती है आपको प्रिपरेशन में? सी आई एम ऑलरेडी इनटू लाइक, मैं हमेशा से जितना मेरे को याद है, मैंने हमेशा से जिमिंग, योगा, कुछ ना कुछ हमेशा से मैंने फिज़िकल फिटनेस पे ध्यान दिया है। एंड ये बहुत ज़रूरी है बिकॉज सी आप किसी भी लाइफ में कुछ भी कर रहे हो, चाहे आप प्रिपरेशन स्टेज पे हो, आप एस्पिरेंट हो या आप ऑफिसर हो, एक पॉजिटिव माइंडसेट एक तभी हो सकता है जब आप फिज़िकली फिट हो। आई गेस मेरे ख्याल से इतना ही होता है। तो आप इस चीज़ पे ज़रूर ध्यान दीजिए। और ये सिर्फ मैं फिज़िकल फिटनेस इन द सेंस ऑफ वो नहीं बात कर रही कि एक्सरसाइज के सेंस में, एक मेंटल, जैसे आजकल आप देखिए कितना मेंटल हेल्थ पे फोकस हो रहा है, राइट? सो मेंटल हेल्थ पे भी ध्यान दीजिए आप। कितने लोग डिप्रेस हो जाते हैं इस एग्ज़ाम को करते करते, आप उस चीज़ पे अपनी मेंटल हेल्थ पे ध्यान दीजिए। एंड यस, आई थिंक फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ इज़ अ प्री रिक्विजिट फॉर दिस एग्जाम। अगर वो नहीं होगा तो आप आगे कुछ नहीं कर पाएंगे। ओके, सो मैम अभी आप जैसे जॉब भी कर रहे हो, तो जॉब में मैम आप क्या कर रहे हो अभी? किस तरीके से आपको सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, जो आपने सोचा था कि जॉब में आगे ये करना है वो करना है? आई थिंक सी, जब आप इस चीज़ में आ जाते हैं ना, वंस यू विल गो टू द अदर साइड, आप ऑफिसर बन जाते हैं, एक वो जो रिकग्निशन मिलती है, दैट्स अमेजिंग। आई मीन जैसे कहते हैं ना, एक इंग्लिश में बोलते हैं योर रेपुटेशन प्रिसीड्स यू। तो आप कहीं भी जाते हैं, यू कैन आई कैन इंट्रोड्यूस माई सेल्फ एज असिस्टेंट कमिश्नर इंडस्ट्रीज। तो वो जो एक इम्पैक्ट पड़ता है, दैट्स अमेजिंग एंड आई एम लविंग दैट थिंग। बिकॉज अभी मेरे को 3 मंथ्स ही हुए हैं सर्विसेज में, तो अभी तो मैं काम खैर सीख ही रही हूँ। बट एक होता है ना, जैसे हम लोग बोलते हैं, जैसे लोग बोलते थे कि एक सिग्नेचर तो चाहिए होता है, बस एक साइन ही करना है, आज पढ़ लो। और ये बहुत सच बात है। आप आज जितना ज़्यादा मेहनत करेंगे, आगे जाके सिर्फ आपको साइन करना है और एक बस स्ट्रैटेजिक कुछ डिसीजंस लेना है। तो आज आप मेहनत कर लीजिए ताकि कल आपके लिए और ज़्यादा स्मूथ हो जाए। सो मैम बात की जाए, जैसे कि आप एक ऑफिसर पोस्ट पर हो, एक फीमेल के लिए कितना चैलेंजिंग होता है ये पोस्ट पर जॉब का? ओके, सो देखिए, मैं ये नहीं बोलूँगी कि एकदम लेवल प्लेइंग फील्ड है आज भी गवर्नमेंट ऑफिसेज में, बिकॉज रिक्रूटमेंट लेवल पे येस देयर इज़ लेवल प्लेइंग फील्ड। बट उसके बाद जैसे हम ग्लास सीलिंग की जो हम बात करते हैं, वो है ग्लास सीलिंग। बिकॉज मैं अपना एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूँगी। जब मैं इलेक्शन टाइम पे ड्यूटी कर रही थी एज अ सेक्टर मजिस्ट्रेट, तो अपनी ड्यूटी मैंने पूरी निष्ठा से की। और तब भी बहुत लोग, उससे पहले जब तक पूरी ड्यूटी कंप्लीट नहीं हुई थी, बहुत लोग बोलते थे कि अरे लड़की है, इतने सारे बूथ क्यों दे रखे हैं? बिकॉज मेरे को पूरे बागपत एरिया में सबसे ज़्यादा बूथ दे रखे थे। तो बहुत बार दुख होता है कि हमारी जो मेंटल कैपेसिटीज़ हैं, हमारी जो कैपेबिलिटीज़ है, वो आदमी से इक्वल होते हुए भी हमको ऐसी चीज़, एक ही स्टीरियोटाइप सुननी पड़ती है। अब जो भी मेरे को वुमेन एस्पिरेंट सुन रहे हैं, आप क्या कर सकते हैं इस सिचुएशन में? या तो आपको बहुत गुस्सा आएगा, थोड़ा क्रोश आएगा आपको, या आप उस चीज़ को एक कहते हैं ना, एक इग्नोरेंट इंसान को छोड़ के, उसे इग्नोर करके आप आगे बढ़ सकते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको यही बेस्ट स्ट्रैटेजी है। लोगों को आप गलत प्रूफ करिए अपने काम से, अपनी काबिलियत से आप गलत प्रूफ करिए, और धीमे धीमे ऐसा टाइम ज़रूर आएगा जब लोग शायद ये बोलना ही बंद कर देंगे। तो आज जितनी भी लड़कियां मेरे को ये देख रही हैं, मैं यही बोलना चाहूँगी इस माध्यम से कि प्लीज़ अपने करियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर लीजिए। कभी भी आप लाइफ में कुछ भी करिए, प्लीज़ फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस इंश्योर करिए कि आपके पास हो, बिकॉज उससे बहुत चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाती हैं। मेरी ज़िंदगी में बहुत चीज़ें सॉर्ट आउट हुई। एंड जो भी है, लोगों के अगर कुछ गलत स्टीरियोटाइप्स हैं, कुछ ऐसी धारणा है जो हम बोल सकते हैं दकियानूसी होती हैं, बहुत ही पीछे ज़माने वाले विचार होते हैं, आप उन्हें तभी ठीक कर सकते हो जब आप खुद काम करके उन्हें दिखाएंगे और उन्हें गलत प्रूफ करेंगे। ओके, सो मैम बात की जाए, जब आपका रिजल्ट आया था तो उस टाइम पे आपकी फैमिली का क्या रिएक्शन था? पर्सनली आपको कैसा लगा था उस? ओके, जो मेरा रिज़ल्ट आया था, तो
मैंने नीचे स्क्रॉल करा बिकॉज आई वॉज एक्सपेक्टिंग SDM, बट मैंने जैसी SDM की वो लिस्ट ख़त्म हुई थी, 46 अराउंड थे, 47th नाम मेरा था। लाइक वर्क ऑफिसर मैंने नहीं भरा हुआ था, तो सेकंड कुछ 4-5 लोग वर्क ऑफिसर में थे, एंड देन ACI में फर्स्ट रैंक मेरा था। सो आई थिंक आई मिस्ड SDM बाय अराउंड 4-5 मार्क्स, बट नेवरदलेस आई एम ग्लैड आई मिस्ड इट बिकॉज आई लव दिस प्रोफाइल। आपको जो भी आप बिग बिजनेसमैन होते हैं, स्मॉल MSMEs होते हैं, सब आप उनसे मीट करते हो, एंड काफ़ी मुझे अच्छा लगा इस प्रोफाइल में। एंड मेरे को जो था वो रिएक्शन, आई क्राइड अ लिटिल, थोड़ा सा मेरे को एक होता है ना वो खुशी के आंसू जो होते हैं, वो पहली बार पता चले क्या होते हैं। एंड आई इमिडिएटली कॉल्ड अप माई मदर, माई फादर, एंड दे वर सो हैप्पी कि ऐसा हो गया। एंड लाइफ बदल जाती है उसके बाद से, जिस दिन आपका रिजल्ट आता है, जिस दिन आपके लिस्ट में वो नाम आता है, वो लाइफ आपकी बदल जाती है फॉर श्योर, बिकॉज लोगों का नज़रिया आपकी तरफ बदल जाता है। जो रिश्तेदार जो भी आपके होते हैं, जो आप पे डाउट कर रहे होंगे आज के, पता नहीं इसका होगा नहीं होगा कंप्लीट, वो पूरी सोच बदल जाती है। एंड आपको सबसे बड़ी बात है, आपको पता चल जाता है कि आपके असली फ्रेंड्स हैं कौन है और कौन नहीं है। राइट मैम। सो इट्स एन अमेजिंग जर्नी। मैं सबसे पहली बात तो सॉरी आखिरी बात मैं ऑल द बेस्ट बोलना चाहूँगी उन सारे एस्पिरेंट्स को जो ये देख रहे हैं। भगवान जल्दी से जल्दी आपकी जो भी आप मेहनत कर रहे हैं आज सच्चे मन से वो पूरा करें, एंड यू फाइंड योर नेम इन द लिस्ट सूनर। ओके, सो मैम लास्ट में अभी ये बता दीजिए, जो अब 2022 है उसकी आप अभी तैयारी कर रहे हो UPSC की, तो उसके लिए मैम आप स्पेशल क्या कर रहे हो, इस टाइम पे क्या कर रहे हो? 2022 वाला? ओके, तो अभी तो मेरा स्टैटिक देखिए, अब 4 साल से कर रही हूँ, 4-5 साल से, तो स्टैटिक तो है ही मेरा कंप्लीट ऑलमोस्ट। रिवीजन, आप जितने भी लोग हैं आप रिवीजन पे ध्यान दीजिए, एंड करंट अफेयर्स में जो पिछले एटलीस्ट 1.5 ईयर्स पे आप फोकस करिए। वो चाहे जैसे मैं टारगेट UPSC का कर रही हूँ अभी, उसके कुछ बहुत सारी वीडियोज़ होती हैं, अराउंड 40 to 50 वीडियोज़ होती हैं, उसमें पूरा करंट अफेयर कंप्लीट है 1.5 ईयर्स का। आप कोई भी मंथली मैगजीन उठा लीजिए, या फिर आप PT 365 भी कर सकते हैं जो विजन का आता है। तो आप कोशिश करिए कि अभी रिवीजन पे जितना हो सके आप फोकस करिए। और हाँ, जैसे मैंने बोला आपको पहले भी, प्रीवियस 10 ईयर्स पे आप ज़्यादा फोकस करिए। जो जैसे आप 5 जून को एग्जाम है UPSC का, तो जो लास्ट के कुछ उससे जस्ट पहले जो 3-4 दिन होंगे, आप फुल लेंथ टेस्ट लगा सकते हैं। 1 वीक पहले आप फुल लेंथ टेस्ट लगा सकते हैं, एक वो सिमुलेटेड मोड में आने के लिए। एंड यस, दैट्स द थिंग। आप कंसिस्टेंट रहिए, रिवाइज करिए, that's all. राइट मैम। ओके, सो जो नए एस्पिरेंट है जो जर्नी में आना चाहते हैं UPSC या फिर स्टेट PCS में, उनके लिए क्या मैसेज रहेगा? जो नए एस्पिरेंट्स हैं, सी बिल्कुल आइए इस फील्ड में, इट्स टोटली वर्थ इट। जिस दिन आप यू विल बी सक्सेसफुल, यू विल रियलाइज दैट इट्स वर्थ इट। बस मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी कि जल्दी हार मत मानिएगा, बिकॉज 1-2 साल में जब आप नहीं करते हैं तो हमें लगता है कि नहीं, अब इसको छोड़ देते हैं, नहीं हो पा रहा है, और ईजी वे हम ले लेते हैं। बट आप एक अपने ऊपर विश्वास रखिए कि आप कर सकते हैं, और कंसिस्टेंसी इसमें पे कर सकती है। सी आई वॉज अ बिलो एवरेज स्टूडेंट, मैं बताना चाहूँगी, बिकॉज मैं पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस नहीं करती थी स्कूल में। मैं यही सोचती हूँ कि अगर मैं कर सकती हूँ बीइंग एन एवरेज स्टूडेंट, तो कोई भी कर सकता है। तो आप अपने ऊपर बिल्कुल भी हार मत मानिए, उस चीज़ को करते रहिए, एंड कंसिस्टेंसी एंड हार्ड वर्क विल पे ऑफ वन डे। ओके, सो थैंक यू सो मच मैम फॉर योर लवली मैसेज। सो गाइस, आपने देखा कि मैम ने अपनी जर्नी को आपके साथ शेयर किया, साथ में स्ट्रेटजी बताई, बुक्स भी बताई, जो कि डेफिनेटली आपकी प्रिपरेशन में हेल्प करेंगी। सो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक करें, एंड आपके जो भी क्वेरीज होते हैं आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर मैसेज कर सकते हैं। साथ ही जो मैम का चैनल है और मैम का इंस्टाग्राम ID है, तो वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन एक चीज़ बस, जिसको भी पर्सनल गाइडेंस एंड मेंटरिंग की ज़रूरत है वो मेरे को DM कर सकते हैं, स्वीटी उपाध्याय PCS, दिस इज़ माई इंस्टा हैंडल। ओके, सो गाइस, बाकी मैं लिंक वगैरह वीडियो के डिस्क्रिप्शन दे दूंगा। सो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक करें, एंड आपके जो भी क्वेरीज होते हैं आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर मैसेज कर सकते हैं। इन सभी के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन। जय हिंद।